गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। हेलो। आज हम लोग फिर रिपोर्टरी के लिए पढ़ने जा रहे हैं और आज का विषय हम लोगों ने जो रखा है वह है डॉक्टर बॉनिगसेंस के कॉन्सेप्ट को समझने का, उनके बातों को समझने का प्रयास आज करेंगे। मैं कुछ बातें डॉक्टर बॉनिगसेंस के विषय में बताते हुए आप लोगों को मैं इनके जो कंट्रीब्यूशंस है, सिद्धांत हैं, उसके विषय पर मैं विशेष जानकारी देने का प्रयास आज कर रहा हूँ। आप लोगों को ज्ञात होगा डॉक्टर बॉनिगसेंस जो है सो डॉक्टर हैनीमैन के सबसे निकटतम और सबसे पावरफुल फॉलोअर्स थे, जो कि बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि हैनीमैन की भाषा को, हैनीमैन के सिद्धांत को, हैनीमैन को भली भांति उन्होंने अपना लिया था। और बहुत सारे जो है आपने जार का नाम सुना था, लिप्पे का नाम सुना था, लेकिन रिपोर्टरी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डॉक्टर बॉनिगसेंस ने ही अपना पाए थे। इसलिए डॉक्टर बॉनिगसेंस को हम लोगों ने कहा कि वो फादर ऑफ रिपोर्टरी हैं। और बॉनिगसेंस बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सा विज्ञान में नहीं आए थे। उनका इस क्षेत्र में प्रवेश करना थोड़ा सा समय लगा था और वो अपने 45 वर्ष के उम्र में होम्योपैथी के प्रति आकर्षित हुए थे अपने बीमारी के कारण। और 1830 में जब डॉक्टर हैनीमैन को इस बात का महसूस हो रहा था, एहसास हो रहा था कि एक रिपोर्टरी, एक सिस्टम चाहिए, तो उस समय के उस दौर के ये व्यक्ति हैं। और इन्होंने हैनीमैन के 3 मुख्य बातों को बहुत ही ध्यान से समझा। एक तो है कि पेशेंट जो है सो बीमार होता है, उसका शरीर नहीं, उसका अंग नहीं। लक्षण उसके शरीर पर दिखलाई पड़ता है, लेकिन जो भीतर में जो गड़बड़ी है वह मनुष्य है ना, लाइफ पार्ट। तो लाइफ के इम्पोर्टेंट बात को डॉक्टर बॉनिगसेंस ने समझा, कहा। डॉक्टर हैनीमैन ने कहा हम लोग रोगी का इलाज करते हैं, रोग का इलाज नहीं करते हैं। इस बात को आज भी हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखने का ज़रूरत है। हम लोग रोगी का इलाज करते, जब रोगी की बात करते हैं तो उसके संपूर्णता का आभास होता है, उसके टोटलिटी का आभास होता है। इस बात को डॉक्टर हैनीमैन ने कहा। और फिर दूसरी बात जो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा था कि ये पेशेंट कितना भी महत्वपूर्ण एक लक्षण दिखलाई पड़े, वह अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में ही हम लोगों को जाना चाहिए। तो इस बातों को हम लोग डॉक्टर बॉनिगसेंस ने इस बात को समझा और उसे प्रैक्टिकलाइज करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने हर एक शब्दों को तौल करके और हर एक शब्दों का एनालिसिस करके उन्होंने रिपोर्टरी की रचना प्रारंभ कर दी। और 1830 के आसपास में उन्होंने एक इंडेक्स तैयार किया था अपने प्रैक्टिस के लिए, जिसको कि रिपोर्टरी हम लोगों ने आप पहले देख चुके हैं, रिपोर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज कहा। इसका प्रस्तावना डॉक्टर हैनीमैन ने खुद किया था और इसके अंदर में ये 1832 में इसका पहली बार प्रकाशित हुआ था। और पहले एडिशंस के समाप्त होने के बाद में 1833 में इसके सेकेंड एडिशंस भी प्रकाशित हुए। 6 महीने के बाद, 6 महीने में ही किताब समाप्त हो गया, क्योंकि रिपोर्टरी की आवश्यकता सभी महसूस कर रहे थे। अगर हैनीमैन के सिद्धांत को फॉलो करना है, हैनीमैन की बातों पर चलना है, तो हमें रिपोर्टरी का देखना ही पड़ेगा, वही एक रास्ता है। इस बात को लोग महसूस किए और जो कर रहे थे वो लोग रिपोर्टरी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। डॉक्टर बॉनिगसेंस का ऑब्जेक्टिविटी क्या है? पहला है कंप्लीटनेस, दूसरा है
उसमें विस्तार, और तीसरा है यूज करने में आसानी, यानी ईज इन कंसल्टेशंस। और ये सभी चीज़ को अल्फ़ाबेटिकली देना भी जरूरी है, तो उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया और सिम्टम्स को कंप्लीटनेस करने की भी बात करी, और एक छोटे से पूरे मिट्रिया मेडिका को एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के रूप में कन्वर्ट किया। आप सभी डॉक्टर बॉनिगसेंस के थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को आप सभी देख रहे होंगे, और उसको उलटने का कोशिश कीजिए तो लगेगा ये एक अलग अलग तरह के अथी हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं दिखलाई पड़ रहा है। तो यही एक इसकी खासियत है, इनकम्प्लीट में कंप्लीट, यानी कि आपके पास में एक टूल्स दिया गया जिससे कि आप कंप्लीट कर सको, है ना, कंप्लीट कर सको और उस पर्टिकुलर मेडिसिन के पास में पहुंच पाओ। यह प्रयास डॉक्टर बॉनिगसेंस ने किया, और आज तक हम लोग केवल डॉक्टर हैनीमैन की भाषा को बॉनिगसेंस के माध्यम से ही समझते हैं। दवा का एनालिसिस करना हो, लक्षणों का एनालिसिस करना हो, सभी हम लोग डॉक्टर बॉनिगसेंस के सिद्धांत को ही अपनाते हैं। बाद में आने वाले जितने भी फॉलोअर्स हुए, डॉक्टर केंट हुए, डॉक्टर आज भी जितने लोग भी होते हैं, वह डॉक्टर बॉनिगसेंस के इस भाषा को की मान्यता रखते हैं। डॉक्टर जार ने भी अपने चौथे एडिशन में जो 1851 में प्रकाशित हुआ था, डॉक्टर बॉनिगसेंस को यह क्रेडिट दिया, मान्यता दिया कि सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी जो डॉक्टर बॉनिगसेंस करते हैं वह और कोई नहीं कर सका है। और इसको 1900 में रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज का ट्रांसलेशन किया गया डॉक्टर बोगर के द्वारा। आप सभी कोई डॉक्टर बोगर का नाम जानते हैं, ये बहुत अच्छे क्लिनिशियन थे और उनका क्लिनिक आधार था, और उनकी प्रकाशन जो है सो बॉनिगसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपोर्टरी, जिसका पहला संस्करण जो है सो 1905 में प्रकाशित हुआ था। बॉनिगसेंस का माने ये बॉनिगसेंस के वर्क को एक्सपैंड किया डॉक्टर बोगर ने, और इसका किताब, इस एक्सपैंडेड वॉल्यूम का नाम हुआ बॉनिगसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपोर्टरी। ये एंटीसोरिक रेमेडीज पर आधारित है और थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स पर यह आधारित है। दोनों का यह मिश्रण है। बाद में चल करके ये जो बोगर की पुस्तक है बहुत पब्लिश नहीं हुई। ये पहले 1937 में डॉक्टर बोगर के मरणोपरांत मुंबई में, इंडिया में यह पब्लिश हुआ था रॉय एंड कंपनी के द्वारा, और अभी तो आपको बीजन पब्लिकेशंस के माध्यम से भी आपको मिल जाता है। सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था बॉनिगसेंस के विषय में कि उन्होंने 100% फंडामेंटल्स ऑफ हैनीमैन को एक्सेप्ट किया और उसको प्रैक्टिस किया। उनका फंडामेंटल क्या था? डिजीज जो है सो उसको जानने के लिए केवल एक लक्षण ही आधार है, और पेशेंट जो है सो जो बीमार पड़ता है उसका अंग नहीं, उसका ऑर्गन नहीं। सिम्टम्स आर द ओनली अनफेलिंग गाइड टू सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। आधार यह था, सिम्टम्स आर द ओनली अनफेलिंग गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। लक्षण ही एक आधार है और एक गाइड है जो कि दवा को आप ला सकता है। चौथी बात उन्होंने जो कही वह है पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स। जो पिक्यूलियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स है, अगेंस्ट द कॉमन सिम्टम्स डिनोट्स द सिमिलर रेमेडी। The remedy can hardly be indicated by a single symptoms, however. कभी कभी आपको एक लक्षण देख के लगता है कि एक दवा है, ये दवा हो सकता है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये एक लक्षण हो सकता है और कई एक दवाओं में भी हो सकता है। जब आप रिपोर्टरी उलट करके देखिएगा और आपके दिमाग में कोई दवा होगी तो उस समय में आपको लगता होगा कि आप सोच रहे होंगे कि अरे यही तो दवा है, लेकिन जब आप रिपोर्टरी में जाते हैं तो आपको देखते हैं कि वहाँ पर कई एक और दवाइयाँ हैं। तो एक जो हमारे अंदर में जो लिमिटेशंस है याद रखने का, वह लिमिटेशंस इस सिस्टम से
समाप्त हो जाता है। और बॉनिगसेंस ने इसके आधार पर, इन सभी बातों के आधार पर कहा ग्रैंड जनरलाइजेशंस। सबसे पहला सूत्र है डॉक्टर बॉनिगसेंस का ग्रैंड जनरलाइजेशन, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर पूरे जीवन को देखना हो तो सभी को जनरलाइज करना पड़ेगा, यानी कि एक बृहत रूप से देखना पड़ेगा, बृहत रूप से देखना पड़ेगा। बृहत रूप का कहने का मतलब क्या है, आप हाथ को केवल हाथ में मत देखिए, पैर को पैर में मत देखिए, शरीर को शरीर में मत देखिए, उसके अंदर में झांकने का कोशिश कीजिए, उसके डिटेल्स देखने का कोशिश कीजिए। और जो देखिए कि हाथ में है वह समझिए कि वह उसके शरीर में है, उसके जीवन में है। अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो समझिए उसके पूरे हृदय में दर्द हो रहा है, उसके जीवन में दर्द हो रहा है। तो फ्रॉम पर्टिकुलर सिम्टम्स पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी पर्टिकुलर है वह जनरल का ही पार्ट है, यानी कि पर्टिकुलर सिम्टम्स को उन्होंने जनरल सिम्टम्स में कन्वर्ट किया। इसको कहा जाता है ग्रैंड जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब उस चीज का, उस लक्षण का विस्तार सभी जगह पर हो सके। उसे अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो उसे यह देखने का कोशिश कीजिए कि वह पैर में दर्द कैसा हो सकता है, पेट में दर्द कैसा हो सकता है, ये हो सकता है, जिसको ग्रैंड जनरलाइजेशन के नाम से डॉक्टर बॉनिगसेंस ने हम लोगों के सामने में प्रस्तुत किया। ये बात हम लोगों को दिमाग में रखना। पहला सूत्र ग्रैंड जनरलाइजेशन ऑन ग्रैंड स्केल, ठीक है ना, जनरलाइजेशन ऑन द ग्रैंड स्केल। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ द मोडेलिटी। कहा कि मोडेलिटी इंडिविजुअलिटी होता है, इंडिविजुअलिटी को हर एक लोग अपने अपने ढंग से उस रोग को, कष्ट को समझते हैं और उसको व्यवहार करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। इसलिए मोडेलिटी को हमको इम्पोर्टेंस देना होगा। जितने भी मॉडलिटीज हैं जनरलाइजेशंस करने के बाद में, जितने भी हैं मॉडलिटीज, उसका हमको ध्यान में देना होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा, हाई इवैल्यूएशन ऑफ द कॉन्कॉमिटेंट। जो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स है, आप सभी कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स के विषय में जानते होंगे। कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स मतलब होता है कि साथ साथ आने वाला लक्षण। अगर आपको यहाँ कहीं पर एक कष्ट आ रहा है तो दूसरे जगह पर भी वह कष्ट उसी रूप से दूसरे ढंग से दिखलाई पड़ेगा, लेकिन दोनों का जो एक साथ आया है यह महत्वपूर्ण घटना होता है। और इस महत्वपूर्ण घटना को उन्होंने कहा कि यह इस बात को ध्यान में रखे। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो उस समय आपके और कहीं अंग में कुछ बातें तो नहीं हो रही है। अगर वह हो रहा है, अगर वह दोनों है, तो वह कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स है और कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स आपको दवा के पास में नज़दीक पहुंचाने में मदद देता है। और चौथी बात जो उन्होंने कहा, इम्पॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल जनरल। फिजिकल मतलब कि जो शरीर पर देखने वाला लक्षण है, फिजिकल जनरल का महत्वपूर्ण होना। क्यों? क्योंकि शरीर ही ऐसा चीज है जो कि सबसे सामने में दिखलाई पड़ता है। शरीर को आप देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में कहा, मेंटल फॉर डिफरेंशिएशन। शरीर से देख सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अगर कंपेयर करना पड़ेगा तो आपको मेंटल का यूज करना पड़ेगा। यानी कि रोगी के पास में पहुंचने के लिए रोगी के पास में पहुंचने के लिए अंततः आपको मेंटल सिम्टम्स ही लेना पड़ेगा, ताकि आप ऐसे जनरल सिम्टम्स निकाल लो, मॉडलिटी ले लो, कॉन्कॉमिटेंट ले लो, फिजिकल जनरल ले लो, और इन सब से जो प्राप्त दवा आएंगे उनको आप मेंटल के आधार पर डिफरेंशिएट कर लो। यह एक फिल्टर करने का तरीका है, लक्षणों का फिल्टर करने का तरीका है। सभी लक्षण को लेकर के दवा जितने आ रहे हैं उनको एक के बाद छाट करके आप पहुंच जाओगे इंडिविजुअल मेडिसिन पर। और वो इंडिविजुअल मेडिसिन उस समय में प्राप्त होगा जब आप मेंटल डिफरेंशिएशन करोगे, तब, है ना। फिजिकल तक ही रुकने की बात नहीं कही। बहुत लोग का मानना है कि डॉक्टर हेनरी बॉनिगसेंस ने मेंटल सिम्टम्स की मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेंटल सिम्टम्स के लिए उन्होंने अपने रिपोर्टरी में स्थान कम दिया। इसलिए क्या, क्योंकि तो आपको जब फिजिकल एरिया से आपके पास में जो लक्षण आ जाएंगे, वह दवा आ जाएंगे, तो वह दवा का सीमा बहुत कम होगा और उस सीमा के आधार पर आप मेट्रिया मेडिका के माध्यम से मेंटल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऐसा डॉक्टर बॉनिगसेंस का मानना था और इसलिए उन्होंने जो अपने रिपोर्टरी थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में आवाज कम करते
थेरापेटिक पॉकेट बुक्स में जो उन्होंने इस्तेमाल किया ये स्ट्रक्चर का, उसमें मेंटल सिम्टम्स को उन्होंने बहुत ही छोटा चैप्टर दिया है जो कि 2-4 पन्नों के अंदर में है। बाकी सारा जो एरिया है इनका फिजिकल पर ही आश्रित है। बाद में इसी के आधार पर और इसको उन्होंने जो पब्लिश किया, इसको थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के आधार पर कहते हैं। तो छात्रों, आज मैंने आपको यह बताने का कोशिश किया कि ग्रैंड जनरलाइजेशंस क्या होता है, ग्रैंड जनरलाइजेशंस क्या होता है, मॉडलिटीज का क्या महत्व है, मॉडलिटीज का क्या महत्व है, तीसरा कि कॉन्कॉमिटेंट का क्या महत्व है, और फिजिकल जनरल सिम्टम्स का क्या महत्व है, और मेंटल डिफरेंशिएशन। आप दो बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पर्टिकुलर सिम्टम्स का जनरलाइज करना, कहा कि जो पर्टिकुलर है वह जनरल का ही पार्ट होता है, जो पर्टिकुलर है वह जनरल का ही पार्ट होता है। इसीलिए पर्टिकुलर में ना देख करके आप उसको जनरल बनाने का कोशिश कीजिएगा। बाद में चल करके डॉक्टर केंट ने कहा कि बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जहाँ की जनरल और पर्टिकुलर का डिफ्रेंसिएशन होता है। सभी जगह पर ऐसा नहीं, कभी कहीं पर ऐसा होता है जो कि पर्टिकुलर सिम्टम्स जनरल के विरोध में होता है। ऐसा कई एक जगह पर, कई एक दवा में आप देखिएगा कि जनरल सिम्टम्स के साथ में अगर उस लक्षण को मिलाने का कोशिश कीजिएगा तो वह नहीं मिलता है, और ऐसे को डॉक्टर केंट ने कहा, केंट ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया, केंट ने नकारा कि डॉक्टर बॉनिगेसन का सिद्धांत का के लिए एक सीमा है, लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस के बाहर पर्टिकुलर का भी यूज करना पड़ेगा। तो छात्रों, हम लोग सबसे पहले आज तो आधारशिला पर जा रहे हैं, बॉनिगेसन को देख रहे हैं, इसीलिए हमको यह ध्यान में रखना होगा कि हमारा आधार कैसा है, ठीक है ना। तो ये और बाकी बाद में जितने भी रिपर्टरी आने लगे, मैं कुछ रिपर्टरी की आज चर्चा करूंगा जो डॉक्टर बॉनिगेसन रिपर्टरी के बाद में आने लगे, और इस समय में डिफरेंट ऑथर, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग रिपर्टरी का कंपाइलेशन किया। 1832 में जो मैंने बताया वह रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज था। फिर 1833 में ग्लेजर फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपोर्टरी प्रकाशित किया जो कि 165 पन्ने का था। फर्स्ट जो है सो 165 पन्ने का था ग्लेजर का। फिर 1833 में वेबर पेस्चर ने रिपोर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स, है ना, ये प्रकाशित किया, जिसकी प्रस्तावना डॉक्टर हैरीमैन ने खुद किया था। यह 376 पेज का था और 376 पेज का था। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डॉक्टर झार ने भी प्रकाशित किया था 1835 में, जो 1052 पेज का था, और 1254 पेज का सेकेंड एडिशन में था, और लास्ट वॉल्यूम में 200 पेज के थे, ठीक है। तो बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है। हो गया, चलो बॉनिगेसन का। फिर उसके बाद 1835 में बॉनिगेसन रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक। पहले तो उन्होंने एंटीसोरिक मेडिसिन का अधिक किया, बाद में उन्होंने किया कि मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, है ना, जो दवा एंटीसोरिक नहीं है उसको 1835 में भी निकाला। यानी कि सोरिक और एंटीसोरिक दोनों मेडिसिन, दोनों को उन्होंने अलग अलग रिपोर्टरी में लाया। और 1836 में बॉनिगेसन का आता है एक रिलेशनशिप का, जो जिसको कहते हैं अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटेड किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। जो दवाओं का संबंध है उसको 1836 में उन्होंने हम लोगों के सामने में प्रस्तुत किया। और फिर आगे तो रिपोर्टरी की बाढ़ आने लगी, माने बहुत सारे रिपोर्टरी आने लगे। 1837 में रुऑफ ने एक रिपोर्टरी पब्लिश किया स्टुटगार्ट में, जो कि 236 पेज का था। 1838 में डॉक्टर हेरिंग की रिपोर्टरी पब्लिश हुई, और यह इंग्लिश लैंग्वेज का रिपोर्टरी था। इंग्लिश लैंग्वेज का एलन टाउन एकेडमी के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के विषय में आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर हेरिंग जो है सो होम्योपैथी में आए थे। क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि वह
होम्योपैथी को क्रिटिसाइज करें, होम्योपैथी की खामियों को खोज पाए। लेकिन जब इसके अंदर में खामी को खोजने लगे, गलतियों को खोजने लगे, इसको बंद करने का प्रयास करने लगे, तो इसके जो विस्तार में जो उन्होंने अध्ययन किया, ये खुद होम्योपैथी में परिवर्तित हो गए और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेट्रिया मेडिका हम लोगों को दिया, जो कि हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स के नाम से जाना जाता है, और यह 10 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ। हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स जो है सो 10 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है और हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनता है, सोर्स बुक बनता है मेट्रिया मेडिका का, है ना। मेट्रिया मेडिका का सोर्स बुक के रूप में हम लोग अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो रेफरेंस के रूप में हम लोग यहाँ पर आते हैं। इसी तरह से 10 वॉल्यूम की कल्पना आप कर सकते हैं कि कितना समय लगा होगा इतने बड़े ग्रंथ को तैयार करने के लिए, और हर एक में दवाओं का जो विवरण है इतना डिटेल है। आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी इस किताब को देखने का कोशिश कीजिए और एक दवा को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर इसको पढ़ने का आदत डालिएगा तो आगे चल करके आपके अंदर में भी खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर में भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद में 1840 में रोऑफ ने एक रिपोर्ट्री ऑफ नोसोलॉजी प्रकाशित किया, जो कि 254 पेज का था। 1840 में 254 पेज का था। फिर 1843 में लैटिफे इन्होंने रिपोर्ट्री ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी पब्लिश किया। वह पहले पर्शियन होम्योपैथ थे जो कि रिपोर्ट्री को प्रकाशित किया था, और रिपोर्ट्री 975 पेजेज में, 975 पेज में यह फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। तो इस तरह से रिपोर्ट्री का एक के बाद आ रहा है और लोगों के सामने में है। और सबसे महत्वपूर्ण घटना, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटना, जो इतिहास को, होम्योपैथी में रिपोर्ट्री के इतिहास को बदल दिया, वो 1835 में आया, और जिसको कहते हैं बॉनिफेसियस फेमस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स। यहाँ पर रिपोर्ट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कहा कि रिपोर्ट्री इज इक्विवेलेंट टू थेराप्यूटिक्स। होम्योपैथी में थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है मेडिसिन विच कम्स थ्रू द रिपोर्ट्री। इसलिए डॉक्टर बॉनिफेसियस ने कहा यह थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स है, इसके आधार पर आप दवा के पास में पहुंच सकते हैं। थेराप्यूटिक का मतलब दवा के पास में पहुंचने का प्रयास, रोगी दवा का व्यवहारिक यूज, प्रैक्टिकल यूज आप जो करेंगे वह, उसको हम लोग थेराप्यूटिक्स कहते हैं। दवा का अप्लाइड फॉर्म ऑफ द डिजीज एंड ऑन द पेशेंट। यहाँ पर तो डिजीज में नहीं करना है, यहाँ पर तो पेशेंट पर अप्लाइड फॉर्म है, और थेराप्यूटिक जो है सो होम्योपैथी का थेराप्यूटिक्स है अप्लाइड ऑन द पेशेंट, है ना, नॉट ऑन द डिजीज, अप्लाइड ऑन द पेशेंट। इसीलिए अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन ऑन द पेशेंट, नॉट ऑन द डिजीज। इसीलिए डॉक्टर हेनी बॉनिफेसियस ने कहा यह थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स है रिपोर्ट्री इज इक्विवेलेंट टू द थेराप्यूटिक्स, है ना। इस बात को मैं विशेष जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप लोग थेराप्यूटिक के विषय में समझते हैं तो पूछते हैं कि सर इस बीमारी की दवा क्या होगी। अगर यह कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा तो वह होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इस व्यक्ति के लिए क्या दवा होगी, यह कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो वह होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स कहलाएगा। व्यक्ति के लिए दवा, किसी एक खास व्यक्ति के लिए दवा क्या होगा, इस आदमी के लिए दवा क्या होगा, यह सब प्रश्न जो है सो थेराप्यूटिक होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कैंसर की दवा क्या होगी, कोरोना की दवा क्या होगी, इसकी दवा क्या होगी, तो यह जो है सो आपको थेराप्यूटिक, होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स नहीं होगा, यह डिजीज थेराप्यूटिक्स होगा, जो कि दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अप्लाई किया जाता है। ठीक है। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को फिर बाद में ट्रांसलेशन किया गया, जो कि जर्मन लैंग्वेज में था, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डॉक्टर हेम्पेल ने, डॉक्टर ओकी ने, फिर डॉक्टर एलन ने भी इसके नेक्स्ट एडिशंस को पब्लिश किया था, और लास्ट और करेंट एडिशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वह डॉक्टर रॉबर्ट के द्वारा पब्लिश किया गया। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, वह रॉबर्ट के द्वारा ट्रांसलेटेड है और एडिटेड है, जो कि 1935 में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने इसको एडिट किया था और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। मॉडिफिकेशन क्या किया था रॉबर्ट ने, इसके अंदर में इसके रचना को थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई करने का कोशिश किया था, और इसके अंदर में कुछ नए मेडिसिन को भी ऐड करने का इसके अंदर में कोशिश किया है।
उसके बाद में बॉनिफेसेंस के आधार पर ही हैम्पेल ने एक रिपोर्टरी पब्लिश किया 1847 में। 1847 में ही हैम्पेल थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का ओकी ने भी एडिट किया। सभी ने अपने अपने ढंग से थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स चूंकि अब प्रकाशित हो चुका था, तो सभी लोग इसको अपने अपने ढंग से इसे अपने अपने ढंग से एडिट कर रहे थे, माने कि प्रैक्टिकल। देखिए, रिपोर्टरी कभी भी जनरल नहीं होता है। रिपोर्टरी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने लिए भी आपको अपना व्यक्तिगत रिपोर्टरी बनानी होगी। आपको अपना व्यक्तिगत रिपोर्टरी बनानी होगी, क्योंकि आप जहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर आप रोगी देखेंगे, उस एरिया का जो इन्वायरमेंट होगा, उस एरिया के रहने वाले लोगों का जो पर्सनैलिटी होगा, उसके आधार पर कुछ ऐसे लक्षण आएंगे जो कि आपको काफ़ी कॉमन दिखाई पड़ेंगे। और उस समय कुछ नए नए अनुभव भी आप पाएंगे, नए क्लिनिकल अनुभव भी आएंगे। इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग अपने लिए भी एक रिपोर्टरी की रचना करें। तो हर एक स्टूडेंट को यह सोचने का कोशिश करना चाहिए, मैं अपने लिए रिपोर्टरी को किस तरह से इस्तेमाल करूं। रिपोर्टरी एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से ला करके अपने व्यवहार के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने व्यवहार में कितना कर सकते हो। सारा का सारा चीज तो आप यूज नहीं कर पाओगे पूरे लाइफ में, लेकिन जो आप यूज कर पाओगे और बार बार यूज करने की आवश्यकता होगी, वही आपका प्रैक्टिस होगा, वही आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा। इस चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना जरूरी है। तो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का एडिटिंग मतलब कि आप एडिटिंग करोगे तो आपका हो जाएगा। एडिट करने का मतलब होता है उसका करेक्शन करना और अपने अनुसार उसमें अपनी विचारधारा को जोड़ना। अब कोई रिपोर्टरी में कोई रूब्रिक्स है, अगर उसको आप दूसरी भाषा में समझते रहोगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप अपनी भाषा में उसको समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिपोर्टरी को एडिट करके आप अपनी रिपोर्टरी, जिसको कि पर्सनल रिपोर्टरी हम लोग कहते हैं, पर्सनल रिपोर्टरी, तो यह बुनियाद हो चुका था। डॉक्टर बॉनिफेसेंस के समय में ही रिपोर्टरी को अपनाने का, पर्सनल रिपोर्टरी बनाने का बुनियाद हो चुका था। और अलग अलग लोगों ने, आपने देखा रॉबर्ट ने किया, हैम्पेल ने किया, ओकी ने किया, सभी ने किया। सभी अपने अपने ढंग से इसको अपने ढंग से एडिट करना प्रारंभ किया। यह बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। फिर 1847 की बात, एक 1848 में क्लॉफर म्यूलर ने सिस्टमिक अल्फाबेटिक रिपोर्टरी 940 पेज का किया, है ना। और झार के मैनुअल का 1847 में क्यूरे के द्वारा एडिट किया गया। मैं इन सब बातों को इसलिए बता रहा हूँ, पीएफ क्यूरे ने एडिट किया था, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी इसमें टेक्निकली इन्वॉल्व होना होगा। आपको इसको समझेंगे, इसके हर एक पन्ने को पलटने का प्रयास करिएगा, तो आप भी इसके अंदर में बहुत सारे रत्न खोज सकते हैं, बहुत सारे मोती खोज सकते हैं, बहुत सारे हीरे इसके अंदर में आपको मिलेंगे। तो ये खोजने का तरीका है। फिर 1849 में म्यूरे ने 367 पेजेस का बनाया, ये राय डी जेनेरियो ब्राजील में। फिर 1851 में ब्रायंट ने एक पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपोर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाया, जो कि 352 पेज का था, अल्फाबेटिकल ये था। यह न्यूयॉर्क से पब्लिश हुआ। ये सारे एडिटेड हैं, सारे वॉल्यूम्स जो हैं, सारे रिपोर्टरी जो हैं, सो एडिटेड हैं। लोगों ने जैसे जैसे इसका इस्तेमाल किया, तो आधार तो एक ही है, आधार एक ही है, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स, लेकिन उसका एप्लीकेशंस जो है सो अलग अलग ढंग से होता चला गया। फिर पोसर्ट ने 1853 में रिपोर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होम्योपैथिक रेमेडीज 700 पेज का प्रकाशित किया, जो कि कोथेन से प्रकाशित हुआ था। 1853 में झार का आया कोडेक्स वॉल्यूम 3, जिसको कि हैम्पेल एंड क्विन ने ट्रांसलेट किया, ठीक है ना। ये बहुत सारे ये हैं। फिर 1853 में फ्रेड हैम्फ्रे ने डिसेंट्री एंड इट्स रिपोर्टरी। अब देखिए रिपोर्टरी का डाइवर्सन कैसे हो रहा है। डिसेंट्री एंड इट्स रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन, कहने का मतलब रिपोर्टरी का के अंदर में रीजनल रिपोर्टरी का कॉन्सेप्ट अब आना शुरू हो गया, यानी कि अलग रोग के आधार पर दवा को सीमित करने का भी प्रयास चल रहा था। रीजनल रिपोर्टरी के विषय में मैं
अगला बार किसी लेक्चर में चर्चा करूंगा। लेकिन रीजनल रिपोर्टरी की भी बुनियाद आपको जनरल रिपोर्टरी से आता है, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक से आता है, वहीं से हम लोग आते हैं। फिर 1854 में लिपे का रिपोर्टरी आया, कंपैरेटिव मैथमेटिका, रिपोर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मैथमेटिका, जो कि 144 पेज का था। यह हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आधार है। इस रिपोर्टरी को हम लोग कहते हैं फाउंडेशन रिपोर्टरी फॉर द केंट रिपोर्टरी। फिर 1859 में इंग्लिश में एक रिपोर्टरी पब्लिश हुआ था, जिसको साइफर रिपोर्टरी कहते हैं। इसमें 600 पेज था। इसमें 600 फिर बाद में बढ़ करके 1030 पेज के ये हो गए। फिर 1859 में जार का एक नया किताब आया, जिसको कहते हैं न्यू मैनुअल ऑफ द होम्योपैथिक मैथमेटिका विथ पोस्टर्ड एडिशंस। फिर 5वां एडिशन इसका प्रकाशित हुआ था और ट्रांसलेशन हेम्पेल के द्वारा के। लोग लगे हुए थे, है ना। रिपोर्ट उसी दौरान में इंग्लैंड में भी आपको रिपोर्टरी आ रहे थे। 1832 से लेकर 1859 के बीच में बक्स रीजनल सिम्टोमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल डिक्शनरी आया, हेम्पेल का रिपोर्टरी आया, रिपोर्टरी बाय क्यूरी, हैनिमैन सोसाइटी रिपोर्टरी बाय ड्रेसेल डजेन। ये सब रिपोर्टरी 1800 ये इंग्लैंड में के रिपोर्टरी हैं, ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। होम्योपैथी का विस्तार जर्मनी से लेकर फ्रांस से लेकर के क्या कहते हैं अमेरिका और फिर इंग्लैंड में भी एक बहुत बड़ा समुदाय बना, जिसको कि हैनिमैन सोसाइटी ऑफ रिपोर्टरी बना था, जहाँ की इस तरह की कल्पना की गई। तो छात्रों, इस तरह का प्रयास है। रिपोर्टरी एक प्रयास है, रिपोर्टरी निरंतर है, निरंतर हमेशा चेंजेज होने की संभावना है। और यह एक इस हिस्ट्री से आपको सिर्फ इतना ही आभास होना चाहिए कि हमें लगे रहना है, हम लोग उसमें काम करते रहना है और ध्यान देते रहना है, नए नए एडिशंस करते रहना है। हमारा ये जो संकेत केवल आपके ग्रैंड जनरलाइजेशंस पर है, आपके मॉडलिटीज पर है, आपके फिजिकल जनरल पर है, कॉन्कॉमिटेंट पर है, और फिजिकल जनरल और लिमिटेड यूज ऑफ द मेंटल का यूज डिफ्रेंसिएशंस के लिए है। तो बॉनिफिसेंस के इन बातों के साथ हम आज का इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोगों का आज का यह लेक्चर इस बॉनिफिसेंस को समर्पित है। धन्यवाद।